सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्णमाला पर, यानी संपूर्ण वर्णमाला। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा जो परीक्षा में पूछा जाए और आज की वीडियो में ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को आज ध्यान से कम 2-3 बार ज़रूर देखें। मित्रों, ये जो प्रश्नावली है आज की, इसमें 30 प्रश्न हैं और लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वर्णमाला से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं में से आ जाता है। हाँ, हो सकता है भाषा में कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन और उसका आंसर यही रहेगा। तो देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ध्यान देंगे, दो विकल्प मिलते जुलते हैं। पहला है वर्णों के समूह को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब दोनों में से एक का चुनाव करना है। कैसे चुनेंगे? किताबों में दोनों विकल्प कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं वर्णों के समूह को मिल जाता है और कहीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को मिलता है। तो ध्यान देंगे, वर्णों के समूह का मतलब ये हो गया कि छोटा आ के बाद का भी आ सकता है, खा भी आ सकता है, ग भी आ सकता है, इया भी आ सकता है, टा भी आ सकता है। तो वर्णों का समूह हो जाता है। वहाँ पर कोई क्रम नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होते, इसलिए वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो इसमें मित्रों सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चौथा विकल्प सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जो कि तीसरा विकल्प सही है। मित्रों ध्यान रखना है कि यदि ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी है या कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तब वहाँ पर ध्यान रखना है 44 वर्ण हो जाएंगे, वहाँ पर 52 नहीं सही होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के वर्ण हिंदी में 52 हैं। लेकिन यदि पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं, तो 44 हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। कुल मिलाकर के मूल की बात की जाए तो 44 वर्ण होते हैं। मित्रों तीसरा प्रश्न है, ओ और औ का उच्चारण स्थान पाया जाता है, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, तालु। तो तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो चा वर्ग के वर्ण जो होते हैं, उनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन होते हैं? तो इसमें मित्रों केवल 2 वर्ण पाए जाते हैं। 2 वर्ण हैं, पहला है वा और फा के नीचे जो नुक्ता लगा होता है, बिंदी लगी होती है, इन दोनों का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वा का निर्माण छोटा ऊ और आ से होता है, ये विवाद है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। मूर्धा से उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो टा वर्ग के होते हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन होते हैं? ओ और औ होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ और औ होते क्यों हैं? क्योंकि ओ जो बनता है वो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है। तो छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इसलिए दोनों मिलकर के कंठोष्ठ बनाएंगे। चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पहला प्रश्न है स्वर, दूसरा है शब्द, तीसरा विकल्प है व्यंजन और चौथा है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया, तो स्वर, शब्द, व्यंजन और वर्ण। तो मित्रों अगर जो इसमें यह लिखा होता भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब तो इसका उत्तर हो जाता दूसरा विकल्प शब्द हो जाता, लेकिन केवल इकाई पूछा गया है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा चौथा, यानी वर्ण सही हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखना है, दोनों प्रश्नों में अंतर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और यदि ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द हो जाएगा। मित्रों पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मित्रों 11 होती है, छोटा आ से लेकर के औ तक होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, अ, ओ, औ। इन जो वर्ण हैं, स्वर हैं, इनको मिला करके 11 होते हैं। मित्रों कहीं कहीं मिलेगा कि 13 स्वर होते हैं,
बहुत सी किताबों में मिलता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। तो मित्रों ध्यान रखना है, परंपरागत रूप में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। बाकी ऐसे ही जब पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 ही लगाना है, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों छठा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ मतलब इनका उच्चारण करने में हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श इतना कम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता या स्पर्श करती ही नहीं है। ऐसे व्यंजनों को या ऐसे वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इनमें आते हैं या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? पहला विकल्प है 3, 2, 4 और 5। मित्रों वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 भी मिल जाएगा, क्योंकि छ, त्र और ज्ञा, छ, त्र और ज्ञा, ये 3 संयुक्त वर्ण होते हैं। और एक मिश्र वर्ण होता है जिसको स्रा, श्री वाला बोलते हैं, स्रा। तो इस प्रकार से मिला करके 4 होते हैं। यदि विकल्प में 4 भी ऑप्शन हो और 3 भी ऑप्शन हो और आपको चयन करना हो तो आप 4 का चयन करेंगे, 3 का चयन नहीं करेंगे। यदि 4 विकल्प ना हो तो 3 का चयन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग स्रा को मिश्र में मानते हैं या मिश्र वर्ण मानते हैं और कुछ लोग संयुक्त वर्ण मानते हैं। तो संयुक्त वर्ण मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इनकी संख्या 4 होती है। मित्रों क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो सबके नीचे देखो छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसको नुक्ता कहा जाता है। अगर जो नुक्ता इनके नीचे लगा हुआ है तो मतलब ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। तो संस्कृत की ध्वनियों के नीचे नुक्ता नहीं लगा होता है। गुजराती ऐसी लिपि में नहीं लिखी जाती, दक्षिण भाषाओं में ऐसी ध्वनियाँ नहीं होती, यानी इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। इनको आगत ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो 9वां प्रश्न है, ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठतालु, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका। तो नासिका का उच्चारण स्थान पंचमाक्षर जो होते हैं, हर वर्ग का 5वां अक्षर, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, या, ड़ा, ना और मा, ये नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। ओष्ठ पा वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ वर्ग में आते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण जो टा वर्ग के वर्ण होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प बचा पहला, कंठ तालु। कंठ तालु से उच्चारित होते हैं कौन? ए और ऐ। क्यों होते हैं? क्योंकि ए बनता है छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर के। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो दोनों मिलकर के ए बनाएंगे और उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु हो जाएगा। मित्र अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ब वर्ण का वैशिष्ट्य है मतलब ब कैसा वर्ण है ये बताना है। तो मित्रों कई विकल्प एक ही में दे दिए गए। पहला विकल्प है ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष, निरनुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरनुनासिक। तीसरा विकल्प है दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरनुनासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरनुनासिक। मित्रों ध्यान देना है, विकल्प काफ़ी लंबे हैं और एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? देखें भाई, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? जो पा वर्ग में आते हैं। तो पा वर्ग में देखो पा, फा, बा, बा देखो आ गया तो ओष्ठ हो जाएगा। अब ओष्ठ देखो किसमें किसमें है? पहले विकल्प में है और चौथे विकल्प में है। यानी दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा, तो पहला और चौथा विकल्प में से चयन करना है। फिर अगला देखें, स्पर्श। स्पर्श वर्ण है कि नहीं है? तो स्पर्श वर्ण कौन होते हैं? का से लेकर के मा तक के वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श होते हैं या इनको वर्गिक व्यंजन कहा जाता है। तीसरी चीज़, स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जब करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्शिक व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये स्पर्श भी है। तो पहले और चौथे दोनों में देखो स्पर्श दिया गया है। फिर तीसरा विकल्प, तीसरा है अल्पप्राण। अब देखें अल्पप्राण किसे कहते हैं? यानी प्राणत्व के आधार पर या कह सकते हैं वायु प्रक्षेप के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण।
तो अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अंतःकरण से निकलने वाली वायु कम होती है। यानी जब अंदर से निकलने वाली वायु कम निकले तो उसको अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब वायु। और महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अंतःकरण से निकलने वाली वायु अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, यानी अधिक हवा निकलती है, तो उसको महाप्राण कहा जाता है। और महाप्राण ध्वनियों की विशेषता ये होती है कि उसका जब उच्चारण करते हैं तो अंत में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। हकार मतलब हा जैसी ध्वनि आती है, जैसे था, धा, ऐसे। यानी देखें, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं तो ध्यान देंगे, याद करने का तरीका है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे बात करें का वर्ग की तो का, ग और अंगा, ये तीनों वर्ण जो होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो ये तो हो गए वर्गिक वर्णों की बात, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो ये देखें, तीसरा हो गया, तीसरा वर्ण है इसलिए ये अल्प प्राण हो गया। और चौथे वाले विकल्प में देखें तो महाप्राण हो गया। तो महाप्राण ये वर्ण है नहीं, क्योंकि हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है। फिर देखें दिया गया सघोष। तो सघोष यानी घोषत्व के आधार पर या नाद की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अघोष और एक दूसरा है सघोष। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। और सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, वे सघोष होते हैं। अब कौन कौन से सघोष होते हैं, कौन कौन से अघोष होते हैं, तो ध्यान देंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। इसके अलावा अगला है निरनुनासिक। ये निरनुनासिक है कि नहीं है, तो ध्यान देंगे, हिंदी वर्णमाला के सभी शब्द वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। एक कहा गया निरनुनासिक और एक कहा गया अननुनासिक। अननुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अनुनासिक, अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण यानी वर्गिक व्यंजन जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है। और यानी उसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर जो नाक या मुंह में से कोई एक चीज़ बंद कर लिया जाए तो ऐसे वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। दूसरे होते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक को ही अननुनासिक कहा जाता है। मतलब अन मतलब नहीं, नासिक, अनुनासिक मतलब जो नासिक के ना हो। इसी प्रकार से निर मतलब नहीं, अनुनासिक मतलब जो अनुनासिक ना हो। तो पंचमाक्षर के अलावा जितने भी वर्ण हैं वो सब निरनुनासिक होते हैं। तो इस प्रकार से इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि बा वर्ण ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, सघोष है और निरनुनासिक है। अगला प्रश्न मित्रों 11वां, अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन है, यानी आधे स्वर। तो पहला ऑप्शन है या और वा, दूसरा है पा और मा, तीसरा है या, रा और ला, चौथा ऑप्शन है सा और हा। तो मित्रों ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण हैं या और वा, जिनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कौन है, तो कौन है, या और वा कौन है, अर्धस्वर हैं। अगला प्रश्न मित्रों, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। मित्रों बताए थे भी, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 हैं, का से लेकर के मा तक, और ये 5 वर्ग में हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 5 वर्ग हैं। तो ये भी कहा गया प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। तो एक मतलब 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में 5 वर्ण हैं। तो यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, नहीं 5 वर्ण हैं। अगला है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अभी बताए थे इससे पहले कौन होते हैं, यानी
वायु प्रक्षेप के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। घोष और अघोष, तो घोष कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष या सघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। तो मित्रों यहाँ पर देखना है, पूछा गया पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं तो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 14वां प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं यानी स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला ऑप्शन है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और उपर्युक्त तीनों। तो ध्यान देंगे, स्वर तीन प्रकार के होते, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से इसका विकल्प सही हो जाएगा चौथा, यानी तीनों भेद हैं ये। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? पहला ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से कोई नहीं। मित्रों ध्यान देंगे, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा के वर्णों में होता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। तो ध्यान देंगे, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए या बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए गए वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसलिए विसर्ग का प्रयोग होगा तो तत्सम शब्दों में होगा। अगला है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण अभी बताए थे। अघोष मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो ध्यान देंगे, पहला विकल्प है झ, ठ, ज, क, त, एक ही में ऑप्शन है। तो ध्यान देंगे, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। फिर अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण है तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो अब ध्यान देंगे, अघोष तो कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा हो जाएगा। तो पहला दूसरा देखो कोई है ऑप्शन? नहीं है, टा ठा मिल रहा है। लेकिन अल्प प्राण भी पूछ लिया गया तो ठा जो है वो महाप्राण है, क्योंकि उसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठा बोलेंगे। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा क और ता। अगला है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ मतलब कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ। तो क, ख, दूसरा विकल्प ट, ड़, तीसरा विकल्प है या, रा, चौथा है च और जा। ध्यान देंगे, चा, जा यानी चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, या, रा, या का उच्चारण स्थान तालु है और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान टा, अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। तो बचा क और खा। क वर्ग की उच्चारण ध्वनि जो भी ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो विकल्प सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, हिंदी की सा ध्वनि है, सा ध्वनि है। तो पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य और ओष्ठ्य। तो ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के वर्ण। तालव्य यानी तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और तालव्यसा। इसलिए इसका नाम ही रखा गया तालव्यसा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। दंत से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो ता वर्ग में आती हैं। मूर्धन्य, मूर्धा से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ टा वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है? तो मध्य स्वर छोटा आ, छोटी ई, आ और छोटा ऊ। मित्रों ध्यान देंगे, स्वर जीभ की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। एक है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो मध्य स्वर को ही केंद्रीय स्वर कहा जाता है और केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर केवल एक वर्ण है जो है छोटा आ। तो छोटा आ क्या हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। बाकी छोटी ई, बड़ी ई अग्र स्वर हो जाएगा। आ बड़ा आ यानी पश्च स्वर होगा। छोटा ऊ पश्च स्वर होगा। यानी छोटा आ मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, ए अग्र स्वर हैं। इनके अलावा जितने भी स्वर बचे वो सब पश्च स्वर हो जाते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ध्यान देना है कौन कौन होते हैं। छोटा आ से लेकर के अव तक होते हैं। तो देखें कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है छोटा आ, ए, या, उ। तो मित्रों ध्यान देंगे, छोटा आ स्वर है,
ए स्वर है, इया स्वर नहीं है, पंचमाक्षर है जो चा वर्ग में आता है, तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, अन्न आह पहला विकल्प है, दूसरा है छोटा आ बड़ा आ, तीसरा विकल्प छोटी ई बड़ी ई, चौथा विकल्प छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो मित्रों ध्यान देंगे, छोटा आ बड़ा आ स्वर हैं, छोटी ई बड़ी ई ये भी स्वर हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये भी स्वर हैं। तो बच्चे कौन? अन और आ, ये अयोगवाह हैं। अयोगवाह हैं, क्यों अयोगवाह हैं? यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। अयोगवाह कहते क्यों हैं इनको? कि इसके दो कारण बताए गए, यानी दो विशेषताएं बताई गई या दो लक्षण बताए गए जिनके कारण इनको अयोगवाह कहा गया। एक तो ये बताया गया कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जब वर्णमाला का विभाजन हुआ तो दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो स्वर छोटा आ से लेकर के अव तक हो गए, व्यंजन का से लेकर के हा तक हो गए। बाकी बच्चे अन और आह ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए ये ना स्वर में जाते हैं और ना व्यंजन में जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया कि ये अयोगवाह हैं। यानी कहा गया योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो अयोगवाह होता है। दूसरी परिभाषा ये बताई गई, दूसरा लक्षण ये बताया गया कि ये सदैव छोटा आ के साथ वाहित होते हैं, यानी छोटा आ के साथ उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको कहा गया कि ये अयोगवाह हैं। अगला प्रश्न है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान है, वर्ण नहीं, हाँ सॉरी, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है तो तालु मूर्धा ओष्ठ दंत। मित्रों दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन होते हैं? ता वर्ग वाले वर्ण होते हैं, त थ द ध ना। फिर ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण पा वर्ग यानी प फ ब भ मा होते हैं। कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं, का वर्ग की होती हैं, क ख ग घ अंगा होती हैं। फिर है सॉरी मूर्धा, मूर्धा से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी? ट ठ ड ढ अड़ा। फिर तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कौन होती हैं? चा वर्ग होते हैं। चा वर्ग की ध्वनियाँ जो भी होती हैं वो तालु से उच्चरित होती हैं। अगला है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। का वर्ग अभी बताए, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। मित्रों भी बता चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण मतलब जो वर्णमाला में मान्य नहीं है या वैसा वर्ण वर्णमाला में नहीं होता है। ध्यान देंगे, ख होता है, झ भी होता है, भ और का ये एक में मिला हुआ है, ऐसा वर्ण कोई भी नहीं होता। तो ध्यान देंगे, यही हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श मतलब वर्गिक व्यंजन, स्पर्श मतलब जिनका उच्चारण करें तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त स्वर, ऊष्म व्यंजन, स्वर या पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो स्पर्श कौन होते हैं? पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण स्पर्श होते हैं। ऊष्म कौन होते हैं? जिनको संघर्षी भी कहा जाता है, जिनके वो उच्चारण में हमारी जीभ घर्षण करती है या स्वर तंत्रियाँ घर्षण करती हैं, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और तीनों सा और हा आ जाते हैं ऊष्म वर्ण में। स्वर छोटा आ से लेकर के अव तक होते हैं। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, अखंडित ध्वनि को, अक्षर को। तो ध्यान देना है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्ण कहते किसको हैं? शब्द को नहीं कहते, ध्वनि को भाई वर्ण ध्वनि अक्षर लिखा जाता है एक साथ, लेकिन अभी देखो कहते किसको हैं? विकल्प एक ही चुनाव करना है। ऐसी जो भी परीक्षाएं होती हैं वो विकल्पीय, इसमें एक ही विकल्प का चुनाव करना होता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ध्वनि को, अक्षर को, अखंडित ध्वनि को। तो वर्ण कहते किसको? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, मानव मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। अब ध्वनियों की बात हो गई, तो जब तक हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तब तक तो वो ध्वनि है, और जैसे ही उसको लिख दिया जाएगा वो वर्ण हो जाता है। अक्षर को नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्षर बिना हलंत के नहीं होता, यानी वो पूर्ण होता है। जैसे का है तो का अक्षर हो जाएगा, लेकिन का में हलंत लगा दिया जाए, यानी का व्यंजन जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण अखंडित ध्वनि है, या ये कह सकते हो कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और खंड नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वर्ग के पहले दूसरे वर्ण क्या कहलाते हैं? आघोष वर्ण कहलाते हैं।
पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा से कौन उच्चरित होते हैं? टा वर्ग के वर्ण होते हैं। तालु। तालु से कौन उच्चरित होते हैं? चा वर्ग के वर्ण होते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, तो ओष्ठ सही हो जाएगा। दंत से ता वर्ग वाले उच्चरित होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में जिस स्वर की मात्रा लगी होती है वही आंत कहा जाता है। जैसे अभी कह दिया जाए बालक, तो बालक यानी अंतिम वर्ण क्या है? का है, और का में हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी छोटा आ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे। अभी कह दिया जाए मति, मति, तो मत मतलब अंतिम वर्ण कौन सा है? ता। ता में मात्रा किसकी लगी हुई है? छोटी ई की, तो किससे समाप्त हो रहा है? छोटी ई से समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इकारांत कहेंगे। अगर जो कह दिया जाए भानु, भानु मतलब सूर्य, तो भानु क्या हो जाएगा? अंतिम मात्रा छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, इसलिए उकारांत हो जाएगा। तो इसलिए जो भी शब्द हो और उसके अंत में अगर जो कोई स्वर की मात्रा लगी हुई है तो वही स्वर आंत हो जाता है, यानी बालक अकारांत, राम अकारांत, मति इकारांत, सरिता आकारांत, ऐसे हो जाएंगे। मित्रों ध्यान देंगे, ये जो 30 प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। और ये है आज का वीडियो, आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। मित्रों इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, उन 2 क्लासों को पढ़ने के बाद या देखने के बाद और आज के वीडियो देखने के बाद दोनों में तुलना करना और फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें कैसे वीडियो बनाने हैं। जैसे आज प्रश्नावली बनाए हैं ऐसे बनाना है या जैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना है। नमस्कार मित्रों।